आज का वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देते हैं कि छोटे क्लास की जो 9th और 10th की जो बुक है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली चीज़ें हैं जो हम बल और गति के नियम, जड़त्व के नियम, ये सब जो पढ़ा रहे हैं ये सब बेसिकली चीज़ें हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने है ना, गैलीलियो ने जो जड़त्व का जो नियम दिया था, गैलीलियो ने जो जड़त्व का नियम दिया था उस नियम को न्यूटन ने आगे बढ़ाया। ओके, क्या बोल रहे हैं हम? जो गैलीलियो ने जड़त्व संबंधी जो नियम दिया था उस नियम को कौन आगे बढ़ाया? न्यूटन ने आगे बढ़ाया, ठीक है। डस्टर बोर्ड सब हम इधर रख लेते हैं। आज हम देखेंगे न्यूटन के गति के 3 नियम। 3 समीकरण जो है अलग है ना, 3 समीकरण अलग है। ये 3 नियम है, लॉज है। गैलीलियो ने अपना जड़त्व का जो नियम दिया था उस नियम को न्यूटन ने आगे बढ़ाया और उन्होंने 3 नियम दिया था। जैसे पहले मैं कल बताया था कि रेस्ट, मोशन ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म माने विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, दोनों को यदि सम्मिलित कर दें तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम आता है। क्या कहा मैंने? यदि हम दोनों को मिला दें, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व दोनों को हम मिला देते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्रथम नियम, है ना। न्यूटन के गति का प्रथम नियम हमको मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और माय नेम इज राजकुमार तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राज कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है न्यूटन की गति विषयक संबंधी नियम और चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन या गति के नियम। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप लोग लिख लेंगे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम विराम और गति जड़त्व का नियम का सम्मिलित रूप है। तो क्या है? दिस लॉ स्टेटस, क्या लिखो गया? दिस लॉ स्टेटस दैट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट। यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है, रेस्ट फॉर्म में है, तो वह उसी अवस्था में रहेगी। क्या नाम है? दिस लॉ स्टेटस दैट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड इफ इट इज इन मोशन, यदि वह गति कर रही है या मोशन फॉर्म में है, क्या लिखोगे? एंड इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव, वह उसी वेग से लगातार चलती रहेगी। इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में उसी वेग से चलती रहेगी। विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से उसी सरल रेखा में चलती जाएगी। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, है ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए यहाँ बल की विशेष अवधारणा हुई है। तो अब हम इसके आधार पर न्यूटन का गति का नियम जो है, प्रथम नियम जो है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, इसमें फोर्स आया है तो इसको फोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इन्होंने स्पेशल फोर्स और इनर्शिया को डिफाइन किया है, ठीक है। यदि कोई वस्तु विश्राम अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो उसी एक समान वेग से सरल रेखा में गति करती रहेगी जब तक कोई इस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो क्लियर हुआ आप लोगों को? सेकंड लॉ को क्या स्टेटस है? संवेग में परिवर्तन की दर, है ना, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के प्रोपोर्शनल होगा। जो जितना बल लगाएगी उतना ही ज़्यादा उसके संवेग में परिवर्तन होगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है और उसी दिशा में होता है जिस दिशा में हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। इसका स्टेटस लिखोगे, इट स्टेटस दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम, द रेट ऑफ, इट स्टेटस दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या लिखे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम बॉडी is directly proportional to the force impressed on it, and this change take place along the direction of the force, उसी दिशा में होगा जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। और थर्ड लॉ तो आप लोग जानते हैं, टू एवरी एक्शन, क्या लिखेंगे? टू, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन, टू एवरी एक्शन
देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर हुआ? ये 3 नियम दिए था न्यूटन ने, किससे इफेक्ट होके? गैलीलियो के जड़त्व संबंधी नियम से इफेक्ट होके न्यूटन ने अपना ये 3 नियम दिया था। ठीक है, अब जो न्यूटन का जो गति विषयक जो प्रथम नियम था, ठीक है, न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम था उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे? न्यूटन की गति लिख लीजिए, तीनों नियम लिख लीजिए। आप 2 मिनट देखिए, रुकने का मतलब ये वीडियो बन रही है, आप लोग को इतना समय मैं नहीं दे सकता, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए, और नहीं लिखेंगे तो उसको हम बाद में जब क्लासेस चलेगी तब नोट्स बना देंगे। अभी जितना लिखे हैं रुक दिए, रुकने का मतलब वीडियो आगे बनना। ओके, चलिए 2 मिनट रुक रहे हैं। चलिए, प्रथम नियम क्या बोलता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, माने कोई बॉडी रेस्ट फॉर्म में रहेगी। और यदि कोई गति कर रही है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, क्या बोला था फर्स्ट नियम को एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ठीक है, यदि कोई वस्तु रेस्ट फॉर्म में है तो वह रेस्ट फॉर्म में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी, है ना, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। ये प्रथम नियम था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, यदि कोई वस्तु रेस्ट अवस्था है, विश्राम अवस्था में, तब तो विश्राम रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body at rest continue to be at rest, and a body in the state of motion, and the body in the state of motion will continue its uniform motion। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसी अवस्था में क्या एक समान गति करेगी, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external force is applied on it। तो क्लियरली दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। इससे यह नियम, इससे क्या होता है हमको? क्लियरली दिस लॉ, इस लॉ से स्पष्ट है, क्लियर है, क्लियरली दिस लॉ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 भाग से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये 2 भाग से मिलकर जो बना है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, क्या हो रहा है उधर? पन्ना खल जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला भाग विराम के जड़त्व से संबंधित है। पहला भाग क्या है? देखिए, ये जो मैंने नियम दिया फर्स्ट लॉ, ये 2 भाग से संबंधित है, उसको हम क्लियर होता है। तो फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद द इनर्शिया। फर्स्ट पार्ट क्या है? रिलेटेड टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने पहला भाग किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है, न्यूटन का। देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि किससे मिलकर बना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? रिलेटेड विद द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, विराम के जड़त्व से संबंधित है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन द बॉडी कंटिन्यू टू बी एट स्टेट ऑफ रेस्ट। यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा है, मान लो किसी घर में कोई बॉल रखा हुआ है तो वैसे ही रहेगा, जब तक आप इस बॉल पर आप लात नहीं मारते, लात मैंने इसको किक नहीं मारते, तब तक ये बॉडी या भी जो भी चीज़ है मोशन नहीं करता है। तो क्या लिखोगे आप? फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी देन द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। मतलब अब दूसरा भाग, पहला भाग क्या है? रिलेटेड टू इनर्शिया, रिलेटेड टू
इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब सेकेंड भाग किससे रिलेटेड है? न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम था जिसका एनालिसिस पे हम देख रहे थे। अब आप लोग बताइए कि सेकेंड पार्ट किससे होगा और दूसरा भाग किससे है? गति के जड़त्व से नियमित है प्रत्येक वस्तु। दूसरा भाग क्या है? गति के जड़त्व से है ना। पहला भाग किससे है? विराम का जड़त्व। और दूसरा भाग किससे है? गति के जड़त्व से संबंधित है ना। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में यदि कोई वस्तु सरल रेखा में अपनी एक समान गति को तब तक बनाए रखता है यदि कोई वस्तु सरल रेखा में अपनी गति को एक समान तब तक बनाए रखता है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में अपनी गति को तब तक बनाए रखता है जब तक उसको रोका न जाए या फिर उसको बल न लगाया जाए। ठीक है, मान लो कोई वस्तु मोशन कर रही है तो जब तक वो सरल रेखा में मोशन करेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो क्या लिखोगे? सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड विद द इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या लिखोगे? सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन द बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। एक समान वेग से गति करेगी। यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली एंड दिस पार्ट इज स्लाइटली डिफिकल्ट। देखिए, इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने क्या किया कि सेकंड पार्ट जो होता है इसका किससे रिलेटेड है? गति के जड़त्व से। यदि कोई वस्तु चल रही है तो सरल रेखा में उसी एक समान वेग से चलती रहेगी। लेकिन इसको दिस पार्ट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू रियलाइज। इसको समझना थोड़ा सा आसान है, कठिन है। बिकॉज क्योंकि एवरीडे इन लाइफ हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि व्हेन ए बॉल इज रोल्ड ऑन द ग्राउंड, जब कोई गेंद होता है किसी जमीन पर लुढ़कता है तो कुछ दूरी तक जाके रुक जाता है। क्या बोला मैंने? ये तो खिड़की लगा देते, हवा आ रहा है। यहाँ पर जो होता है एयर रेजिस्टेंस, एक मिनट ना, लाइट भी आ रहा है ना। दूसरा भाग क्या? जड़त्व से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु सरल रेखा में अपनी एक समान गति को तब तक बनाए रखते हैं जब तक कोई इसमें बाह्य बल न लगाया जाए। ये दैनिक जीवन में हम नहीं देख पाते हैं। मान लो कोई गेंद है, फर्श पर लुढ़क रही है तो कुछ दूरी जाके रुक जाती है क्योंकि फर्श और गेंद के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है जो कि गेंद की गति का विरोध करता है। ठीक है, यदि आदर्श स्थिति को मान लें कि फर्श पूरी चिकनी हो तो फर्श और गेंद के बीच घर्षण बल शून्य हो तो फर्श पर सरल रेखा में एक समान वेग से चलती रहेगी। ओके, लिख लिए अब लोग। मैंने क्या बोला कि मान लो कोई बॉल है किसी जमीन पर, फर्श पर क्या हो रही है? कंटिन्यू मोशन कर रही है, चल रही है ना। क्या बोला हमने? मान लो कोई व्हेन अ बॉल इज रोल्ड ऑन द ग्राउंड देन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। मान लो कोई बॉल किसी जमीन पर लुढ़क रही है तो कुछ दूरी पर चलने पर वो रुक जाती है क्योंकि ये बॉल जो होता है, ये बॉल है, इसके फेस और जमीन के फेस के बीच एक क्या करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इनके बीच एक घर्षण बल लगता है तो बॉल क्या करता है? कुछ दूरी तक जाता है और ऑटोमेटिकली क्या होता है? रुक जाता है ना। क्या बोला मैंने कि यदि कोई बॉल किसी ज़मीन पर लुढ़क रही है तो कुछ दूरी पर जाके रुक जाता है क्योंकि बॉल और ज़मीन के बीच एक घर्षण बल काम करता है। द मोशन ऑफ द आज ये देखें हम आइडियल कंडीशन में मान लो यदि उनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा हो, फर्श बहुत चिकनी हो, फर्श यदि आइडियल कंडीशन हम देखें कि यदि फ्रिक्शन को काफ़ी कम कर दिया जाए, किसके बीच? फर्श और बॉल, फर्श के फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए तो बॉल क्या होगी? उसको कोई अपोज फोर्स नहीं लगेगा। भाई आप मान लो जा रहे हो साइकिल से तो आपकी दिशा में हवा चल रही तो आपको
साइकिल मदद मिलेगा। लेकिन आप जा रहे हो अपोजिट दिशा में, बहुत तेज हवा चल रही, तो आपको चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो उसी तरह मान लो कि बॉल और जमीन के बीच घर्षण बल को नेग्लिजिबल मानते हैं, बिटवीन द बॉल एंड सरफेस इज जीरो, देन द बॉल विल कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये देखा न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम का जो एनालिसिस किए कि ये दो भागों से मिलकर बना था। सिंपलेस्ट पार्ट है ये, छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि पहला जड़त्व को और दूसरा विराम का जड़, दूसरा गति के जड़त्व को हम देखा है ना। तो ये चीज आज हमने देखा। अब है ना, अब न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की गुणात्मक क्वांटिटी परिभाषा देता है ना। तो न्यूटन का एक्सप्लेन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने देखा। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन डिफाइंस फोर्स। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है बल की जो गुणात्मक परिभाषा दे रहा है। अब देखिए यहाँ बार बार एक चीज का यूज हुआ है, बल बल बल, कि जब वस्तु विश्रामावस्था में है तो उसको गति में लाने के लिए बल की आवश्यकता है। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स हम देखे थे एक्सटर्नल फोर्स। क्या है बल? एक्सटर्नल फोर्स। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु को, चले, बल व बाह्य कारक है जो वस्तु की विरामावस्था या गंत्यावस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। लिख लीजिए आप लोग। चलिए फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट क्लियर दैट any object cannot change the state of rest or state of motion on its own। कोई भी वस्तु अपने स्थिति को, चाहे वो विश्राम में हो चाहे गति में हो, अपने से परिवर्तन करने में असमर्थ है। फॉर द सेम एन एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी applied on the body। therefore force is the external agency which produce a change on the state of rest or state of uniform of a body। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति से परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का कोशिश करता है। तो न्यूटन की जो गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है, तो यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु विरामावस्था में अथवा एक समान गत्यावस्था में रहना चाहती है, बशर्ते कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। माने कोई वस्तु मान लो रेस्ट फॉर्म है तो रेस्ट फॉर्म में रहेगी। यदि कोई वस्तु कॉमन थिंग है कि गति अवस्था में, तो गति अवस्था में ही रहना चाहेगी यदि उस पर कोई बल न लगाया जाए। किसी वस्तु द्वारा स्वतः ही अपनी, किसी भी वस्तु द्वारा स्वतः ही अपनी स्थिति को परिवर्तन करने में असमर्थ है। कोई वस्तु अपनी स्थिति को स्वतः ही परिवर्तन नहीं कर सकती है, मजबूर है। तो यहाँ पर एक बल की परिभाषा है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं जड़त्व। माने कोई वस्तु रेस्ट फॉर्म में है तो रेस्ट में रहेगी, गति में तो इसी को हम बोलते हैं जड़त्व। अब हम देखेंगे संवेग की परिभाषा। ठीक है, संवेग की परिभाषा। चलिए अगला टॉपिक डाल दीजिए। इसे कितना मिनट का वीडियो हो गया हमारा? अभी टाइम है, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग, आप लोग साइकिल से आते हैं कोचिंग, गाड़ी से आते हैं कोचिंग, ठीक है, किसी भी साधन से आते हैं कोचिंग। मान लो आप साइकिल में आ रहे हैं, अब मुझे तो बनाना भी नहीं आता कि साइकिल कैसा होता है। एक चक्का है, दूसरा चक्का है, ये हैंडल है, ये आपकी सीट है बैठने की, और आपका कैरियर है। ये मान लो कैरियर, आप साइकिल चला के आ रहे हैं, कैरियर पर कोई नहीं बैठा है, तो आप गाड़ी को मस्त
स्पीड से चलाएंगे। लेकिन मान लो कोई एक बैठ गया पीछे, तो क्या होगा इस स्थिति में? माने आप जब साइकिल से अकेले आते हैं ना तो थोड़ी स्पीड रहती है, मेहनत तो करना पड़ता, बल तो लगाना पड़ता है पैडल घुमाने के लिए। मान लो अचानक कोई आपको पीछे कोई बैठ गया, आपकी सहेली दोस्त या कोई बैठ गया, तब आपको क्या करना पड़ता है? वेग कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ गया ना, है ना। द्रव्यमान और वेग से संबंधित है, इसी को हम बोलते हैं संवेग। किसी गतिमान वस्तु का संवेग उसमें निहित गति की मात्रा की माप है। जब द्रव्यमान कम था वेग अधिक था, द्रव्यमान अधिक हो गया तब वेग कम हो गया, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं mv। तो P/m इज इक्वल टू v। ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली है, द्रव्यमान अधिक तो वेग कम और द्रव्यमान कम तो वेग ज्यादा। तो किसी गतिमान वस्तु का संवेग उसमें निहित गति की मात्रा की माप होती है। क्या बोला मैं, समझिए। किसी गतिमान वस्तु का संवेग, मान लो कोई वस्तु गतिमान है तो उसका संवेग उसमें गति की मात्रा की माप होती है। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। क्या लिखोगे? इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। किसी वस्तु में जो निहित गति की मात्रा को बढ़ाने के लिए, किसी भी वस्तु में जो गति होती है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए या गति को समाप्त करने के लिए हमको बल की आवश्यकता होती है। बढ़ाना है या कम करना है या समाप्त करना है, दोनों ही कंडीशन में कोई वस्तु है, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए मूविंग बॉडी। ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू, क्या बोलेंगे? ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए मूविंग बॉडी। ओके, तो एक चीज हमने देखा, संवेग, है ना। हिंदी मीडियम वाला समझ में आ रहा है? तो संवेग जो होता है मात्रा को बढ़ाने के लिए, किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा को बढ़ाने के लिए गति बल की आवश्यकता होती है। तो गति की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ स्पीड, गति की मात्रा, ये कितने कारणों पर निर्भर करती है ना। यह संवेग किस पर निर्भर करता है? किन दो बातों पर? ठीक है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कौन कौन सा होगा? पहले बोला था मास और दूसरी वेलोसिटी। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। मास क्या होगा? मास में द्रव्यमान। जैसे मास, देखिए द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर होता है, मतलब वही है लेकिन अंतर होता है। यदि आप मून में चले जाओगे तो आपका भार कम हो जाएगा, लेकिन मास तो वही रहेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ होगे तो वहाँ जाके आप 10 किलो 60 किलो के होगे, 10 किलो को तो यहाँ आके 10 ही किलो रहोगे, वो अलग चीज़ है। तो द्रव्यमान, तो इफ टू बॉडीज, देखिए इफ टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस, टू बॉडीज अनइक्वल मासेस, एक मिनट सफेद, पहला नंबर मास। नंबर 1, टू बॉडी अनइक्वल मासेस, मान लो दो वस्तुएं हैं जिसके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ये क्या कर रही है? मूविंग। जैसे हम ले लेते हैं एक ट्रक और एक कार। ये क्या है? ट्रक, ये कार है। दोनों की वेलोसिटी, ये भी क्या जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या रहे अभी 50 किलोमीटर पर आवर।
two bodies on equal masses moving with the same velocity, then the larger force is required to, then the larger force required, क्या कर, लार्जर फोर्स, बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी किसको रोकने के लिए, हैवियर बॉडी को, देन द लार्जर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप देयर हैवियर बॉडी। क्या लिखा है मैंने, इफ टू बॉडीज of unequal masses are moving with the same velocity, then larger forces is required to stop the heavier body। तो हमको लिए इसको ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत होगी। F1 इज ग्रेटर, दोनों में बल लगा रहे हैं, तो इसमें F1 इस F2, तो हमको ट्रक में ज़्यादा बल लगाएंगे किसके, ठीक है। अब दूसरा वेलोसिटी, इफ टू बॉडीज इक्वल मासेस, अब मान लो हम देख रहे हैं दो कार जा रही है, हमको बनाना नहीं आता कार, ये एक कार है, नैनो कार, इसका भी मास है में इक्वल मास, पहला किस पर डिपेंड कर रहा था, मास पर, ये किस पर डिपेंड कर रहा था, मास, दूसरा वेलोसिटी। हम किसकी चर्चा कर रहे थे, टॉपिक क्या था हमारा, मोमेंटम, संवेग, ठीक। तो वेलोसिटी, दो बॉडी है, एक किस पर डिपेंड, पहला किस पर डिपेंड कर, वेलोसिटी, टू बॉडीज इक्वल मासेस, ठीक, मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटी। इफ टू बॉडीज इक्वल मासेस आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटी, ये क्या कर रही है, मूविंग, डिफरेंट, अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा क्या था, अलग अलग मास थे, वेलोसिटी सेम था, इसमें क्या था, मास से वेलोसिटी डिफरेंट था, तो क्या होगा, तो लार्जर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी मूविंग द हायर वेलोसिटी। देखिए दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है ना, डिफरेंट वेलोसिटी, मान लो ये जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर और ये जा रही है 40 किलो, जस्ट इसका आधा, तो इसको रोकने के लिए हमको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स रिक्वायर्ड। तो जो बॉडी मास समान है, द्रव्यमान समान है, लेकिन वेग अलग अलग है, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसका वेग ज़्यादा है उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखे, लिख इफ टू बॉडीज, लिखिए इफ टू बॉडीज इक्वल मासेस आर मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटी, देन द लार्जर बॉडी इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी मूविंग विद हायर वेलोसिटी। ओके, तो ये क्लियर हुआ। इस स्थिति में हम क्या देखें, इस स्थिति में गति की मात्रा या संवेग वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स मास एंड वेलोसिटी। तो क्या लिखोगे संवेग की परिभाषा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज momentum and represented by p and it is vector quantity, ठीक है। the product of mass and velocity known as momentum, संवेग, ठीक है। इसका मात्रक निकाल लीजिए, मात्रक क्या होगा, SI में और CGS में, इसका होगा किलोग्राम, मास का किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड, और इसका ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मास का m और इसका LT-1, MLT-1, क्लियर हुआ। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग। कोई डाउट, कोई क्लियर हुआ आप लोगों का। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संवेग, ठीक है। इमेज सूत्र निकाल लिए,
एक सदिश राशि होती है। क्या है एक? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी दिशा क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है ना, संवेग से संबंधित कुछ तथ्य हैं। चलिए लिख लीजिए। Important fact: if two bodies are moving with the same velocity, if two bodies moving with the same velocity, then the momentum of heavier body will be more than the lighter body. देखिए पहला क्या है? यदि दो वस्तुएं जिनका संवेग समान है, क्या लिखोगे? यदि दो वस्तुएं वेग समान है जिनके समान वेग से गतिशील है, यदि दो वस्तुएं जिनका वेग समान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से कम होता है। ये 9th में भी मैंने पढ़ाया है, 11th में भी पढ़ा रहा। क्या लिखोगे? इफ टू बॉडीज मान लो है दो बॉडीज है ना, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी है, ठीक है, कितना हो जाएगा? m1, ठीक है, एंड मास ऑफ सेकेंड बॉडी कितना हो जाएगा? m2। देखिए क्या समान है इनका? वेग समान है। वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडी क्या हो जाएगा? v। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना हो जाएगा? p1 इक्वल टू m1v। ओके, एंड द मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी p2 इक्वल टू m2v। ठीक है, क्लियर हुआ? यदि देखिए दो वस्तु है, द्रव्यमान अलग अलग है, हल्की या भारी जो भी हो, हल्की होगी, भारी होगी, हेवियर होगी, लाइटर होगी। यदि उनके वेग समान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु से ज़्यादा होगा। ओके, देखिए संवेग समान है तो इसका वेग हम लिख सकते हैं v इक्वल टू p1 बाई m1 and v equal to p2 by m2। कोई डाउट? अब ये दोनों का वेग समान है तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट बॉडी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। तो कितना हो जाएगा? p1 बाय m1 इक्वल टू p2 बाय m2। याद रखिए, देखिए कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो p1 बाय p2 भी कर सकते हैं इक्वल टू m1 बाय m2। इट इज क्लियर दैट कि हैवियर बॉडी इज क्या हो जाएगा? ग्रेटर मोमेंटम देन लाइटर बॉडी, या पहली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? दूसरी बॉडी से ज़्यादा होगा, है ना। m1 इज ग्रेटर देन m2 तो p1 इज ग्रेटर देन p2। ठीक, m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड p1 इज ऑल्सो क्लियर। पहली बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी से ज़्यादा होगा। इट इज क्लियर दैट। दूसरा क्वेश्चन लिख लिए। इस प्रकार वेग समान होने पर भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। इसको हम हैवियर बॉडी भी ले सकते हैं। जो फर्स्ट बॉडी है हैवियर और सेकेंड बॉडी है लाइटर, तो हैवियर बॉडी का मोमेंटम लाइटर बॉडी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इट इज क्लियर दैट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं, ये दो वस्तु के संवेग समान हैं तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से ज़्यादा होता है। दो वस्तु के संवेग समान है,
तो मास ऑफ, इसको हैवियर लाइटर लेते हैं, मास ऑफ हैवियर बॉडी, मास ऑफ लाइटर बॉडी, ठीक है, हैवियर लाइटर। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी, v1 and velocity of लाइटर बॉडी क्या लेते हैं, हैवियर बॉडी का मास m1, वेलोसिटी v1, लाइटर बॉडी का मास m2, वेलोसिटी v2। अब मोमेंटम बोल रहा है इक्वल है, मोमेंटम क्या है, इक्वल है, पहली बॉडी दूसरी बॉडी का m1 m2 v1 v2, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम ऑफ हैवियर बॉडी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ लाइटर बॉडी, ठीक। क्या लिखेंगे, m1 v1 और m2 v2, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। अब देखिए m1 इज ग्रेटर देन m2 देन p2 इज ग्रेटर देन p1। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम कम होगा, वेलोसिटी कम होगी, देख रहे हो ना। m1 इज ग्रेटर देन m2 देन v2 इज ग्रेटर देन v1 इज लेस देन v2, ऐसा कर सकते हैं, v1 इज लेस देन v2। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा। यदि दो बॉडियों के हल्की भारी वस्तु है उसका संवेग समान है तो भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु से क्या होता है, कम होता है। इट इज क्लियर दैट, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक फिनिश हुई है। कल हम देखेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, है ना, उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को निष्कर्ष निकालेंगे, मोमेंटम देखेंगे, इम्पल्स देखेंगे, ठीक है, थर्ड लॉ मोशन को देखेंगे। अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी आप लोगों के लिए जो कि आपको काफ़ी नॉलेज देगा, ठीक। कल हम क्या देखेंगे बताया मैंने, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का डेरिवेशन देखेंगे। तो वीडियो को कहीं मिस मत करना, वीडियो को लगातार देखते रहिए और आप कमेंट किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए और सुबह शाम पढ़ने का एक आदत बना लीजिए। यदि आप पढ़कर आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। काफ़ी इजी चैप्टर है ये, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बेस है आप लोगों का जो कि 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। आगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और जो IIT JEE के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो इस चीज़ को अगर समझ गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्के में ना लें, लेकिन बस बैठ के थोड़ा सा कहानी टाइप का पढ़ें। हालांकि आप लोगों को मालूम है, मैं जानता हूँ, इसलिए आप लोगों को हाई डिटेल से पढ़ाया हूँ मैं। आप लोगों को इन लोगों के साथ इसलिए बैठाया हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई छोटी छोटी चीज़ें क्या होगा मिस ना हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हल्ला को कम करिए, हालांकि हल्ला कम हो रहा है लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे से बात न करिए। जो चीज़ आप लोग समझ में आती ठीक है, हमको मालूम है कि समझा दी, समझ में आता है, तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। जैसे भागवत गीता होता है तो भागवत गीता में सबको मालूम है कि राम भगवान बोलता, कृष्ण भगवान थे, कंस थे, जो भी है सबको मालूम है, लेकिन बार बार सुनने से क्या होता है, अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में और अच्छी तरीके से ज़्यादा जो समझ में नहीं आता है। तो उसी तरह से आप लोग भी इसको जब पढ़ चुके हैं, अगर अच्छे समझ में आ गया है तो भी और अच्छे से ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।